हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो ल्यूसेंट कंप्यूटर की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी तथा उसके प्रकार। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हुए हैं। रैम, रोम या फिर आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेमोरी होती क्या है। एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे साधन जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डेटा को किसी समय तक रखा जाता है। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मेमोरी है, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी प्रकार के डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका समय कम हो या फिर ज़्यादा हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हो। तो जहाँ पर कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो आपका डिजिटल डेटा हो या फिर आपका किसी प्रकार का डेटा हो या कोई प्रोग्राम, उसको स्टोर किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उस पार्ट को कहा जाता है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद देखें, कंप्यूटर की अगर यदि मेमोरी न हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। अगर कंप्यूटर में आपका मेमोरी ही नहीं होगी तो फिर जो भी डेटा हम उसे दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, तो निर्देश कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे हमें दिखेगा, कुछ नहीं दिख सकता। फिर उसके बाद कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करने के लिए भी स्टोरेज चाहिए, प्रोसेस के बाद रिजल्ट दिखाने के लिए भी स्टोरेज चाहिए। तो कंप्यूटर में कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती है बिना मेमोरी के। इसीलिए आप कह सकते हैं मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक अति आवश्यक अंग है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मेमोरी क्या है। मेमोरी आपका कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी प्रकार के डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डेटा प्रतिनिधित्व क्या होता है। ठीक है, यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, मेमोरी जो है इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, यानी कि मेमोरी छोटे छोटे सेलों में बटी होती है। सेल कहने का सिंपल मीनिंग आप समझेंगे, एक बॉक्स है। आपने सेल पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ठीक है, जीव विज्ञान में सेल की खोज 1665 में आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उन्होंने जो सेल कहा था वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को ही कहा था, एक छोटा सा खाली डब्बा। ठीक है, उसे सेल कहा। तो यहाँ भी सेल बिल्कुल ऐसे ही हैं। मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं जिन्हें लोकेशन कहा जाता है, यानी कि उसकी स्थिति। ठीक है, हर लोकेशन का एक अलग लेवल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं लोकेशन क्या होती है या एड्रेस क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे सेलों में बटी होती है, जिन सेलों को लोकेशन कहा जाता है, और प्रत्येक लोकेशन का जो लेबल होता है जिससे उस लोकेशन की पहचान होती है, उसी को कहते हैं उस लोकेशन की एड्रेस। ठीक है, सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। तो जो आपका डेटा या निर्देश रखा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, वो मेमोरी के इसी सेल में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से सेल होते हैं मेमोरी में, तो उन सब में डेटा स्टोर होता है। ये जो सारे सेल होते हैं, इन सब में जो सारे डेटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं, ये बाइनरी कोड के रूप में स्टोर किए जाते हैं। बाइनरी कोड कहने का अर्थ हुआ कि 0 और 1 के रूप में। ठीक है, बाइनरी यानी कि दो ही यहाँ पे कोड होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा, और इन्हीं दोनों के रूप में पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है या फिर जितना भी उसमें डेटा है, जितना भी स्टोर किया गया है, वो सब इसी रूप में रहेगा। ठीक, ये आपकी एक तरीके से मशीनी भाषा है। फिर मशीनी भाषा को कंप्यूटर जो है आपका पढ़ने योग्य भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो कोई निर्देश हो या कोई प्रोग्राम हो, कोई डेटा हो, ये हमेशा बाइनरी कोड के रूप में ही स्टोर रहेगा। और किस में रहेगा, सेल या फिर एक बॉक्स में रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपका 0 और 1 का मतलब क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 यानी कि 1 का मतलब होता है आपका सर्किट ऑन है, यानी कि पावर सप्लाई हो रही है, और 0 का अर्थ होता है कि सर्किट ऑफ है, यानी कि सप्लाई बंद है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रखें, 1 यानी कि ONE होता है, तो इसमें से आपका ऑन निकाल लेंगे आप लोग, तो ऐसे करके रिलेट कर लेंगे। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखें, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ठीक, आगे देखें, प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जाती है, या निश्चित बिट जो है स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। अगर आप लोग सिंपल समझें कि कोई शब्द लिख रहे हैं, तो उस शब्द के लिए जैसे आपने लिखा ए, ठीक है, माना इस शब्द के लिए आपका 2 कोड लगते हैं, तो इसका होगा आपका 10 या फिर 01, इस तरीके से 2 ये यहाँ पे यूज हो जाएंगे। अगर इसके लिए 3 लगते होते तो 01 या फिर 001 या फिर 011, इस तरीके से कोई भी कोड आएगा। ठीक है, इससे बनेगा आपका एक लेटर। तो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक लोकेशन होती है इसमें निश्चित बिट स्टोर की जाती है। अब बिट क्या होती है हम आगे देखेंगे, ये मेमोरी की एक यूनिट है। ठीक है, तो इस बिट को ही आपका वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ जो है आपकी ये 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। ठीक है, ये 8, 16, 32, 64 क्या हैं, ये 0 या फिर 1 का नंबर है कि 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो टोटल मिलके माना आपने लिखा
ABC, ठीक है। और इसमें आपको पता चला कि यार 8 बार हमने ये जो बाइनरी कोड है रिपीट करना पड़ा है, 001011112 सॉरी 100, इस तरीके से 8 आपके इसमें अंक आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ABC का जो आपका कोड है या फिर वर्ड लेंथ है वो कितनी है, वो 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से बनता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बिट होती है ये बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से इसी बार एक क्वेश्चन बना हुआ था, क्या बना था हम आगे देखेंगे। तो बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखें, मापन की इकाइयाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया मापन की इकाइयाँ। तो देखें, एक बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकती है। तो आपका जो मेमोरी है, मेमोरी में सेल होते हैं ऐसे बॉक्स, एक सेल में केवल इनमें से एक ही डिजिट स्टोर हो सकते हैं, या तो यहाँ पे 0 होगा या फिर यहाँ पे 1 होगा, इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। और ऐसे ही स्टोर करने से कोई भी अल्फ़ाबेट बनेगा। जैसे मैंने कहा ए बन रहा है, माना ए के 2 डिजिट हैं, तो 0 और 1 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ए की वर्ड लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है, 0 एंड 1। तो ये जो आपका 0 या फिर ये 1 है, ये अपने आप में कहलाता है एक बिट। तो एक बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल 0 या 1 को स्टोर कर सकती है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा चार्ट जहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ था। तो यहाँ पे देखें, एक बिट का मतलब होता है 0 या 1, कोई भी बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो एक बिट यानी कि एक डिजिट। ऐसे एक निबल बराबर कितना होता है आपका, 4 बिट। तो जहाँ पे आपका लोगों का 4 डिजिट मिल जाएंगे, 0 1 0 1 इस तरीके से। तो ये आपका 4 यहाँ पे डिजिट मिली। तो इन 4 डिजिटों के मिलने से जो यूनिट बनेगी उसे कहा जाएगा आपका निबल, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बिट के बाद आएगी आपकी निबल, निबल के बाद आता है आपका बाइट। आपने कई बार देखा होगा कोई जो इमेज होती है या फिर आपका कोई छोटा डॉक्यूमेंट या फिर कैश मेमोरी में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके बाइट में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो एक बाइट बराबर होते हैं आपके 8 बिट्स। तो जहाँ पे आपके 8 डिजिट आ जाएंगे तब आप समझेंगे कि वो एक बाइट बन गया, ठीक। तो ध्यान रखें, 0 या 1 यानी कि केवल एक डिजिट होगा जहाँ पे, वो होगी एक बिट। 4 बिट मिलेंगी तो बनेगा एक निबल। ऐसे 8 बिट मिलेंगी तब बनेगा एक बाइट। लेकिन यहाँ से आपका डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब समझें, 1 किलोबाइट अर्थात 1 केबी। तो 1 केबी बराबर होता है आपका कितने बाइट्स, 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 1 MB आता है, ठीक है। 1 MB, ये आपने सब यूनिट सुनी होंगी, KB MB GB, ठीक है। तो आप लोग डेटा यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, तो उसमें आपको जो नेट अभी मिलता है वो हमेशा GB में मिलता है। तो GB क्या है, ये आपका गीगाबाइट है, ठीक है, गीगाबाइट। उसमें कितने MB होते हैं, 1024 MB। आप लोग अगर 1 GB वाला पैक डलवा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि 1024 MB आज के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इनसे मिलकर पूरा यूनिट बनी हुई है। तो इनको एक बार देख लें, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल ही के एग्जाम में, तो आप लोगों का वो अगर पढ़ा था तो ये सही हुआ होगा, ठीक है। तो देखें, 1 बाइट बराबर 8 बिट, याद रखें। 1 किलोबाइट यानी KB बराबर 1024 बाइट्स। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी कि GB बराबर होता है 1024 MB। और 1 टेराबाइट, इसके बाद टेराबाइट आएगी, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। और ऐसे ही टेराबाइट के बाद आती है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट, ठीक है। 1 एक्साबाइट में होते हैं 1024 पेटाबाइट। और 1 जेटाबाइट, सबसे बड़ी इकाई होती है जेटाबाइट। और 1 जेटाबाइट में होते हैं 1024 एक्साबाइट, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है बढ़ते क्रम में, आप लोग इसे ऐसे ही नोट करके याद करें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। आगे देखें, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेमोरी के प्रकार। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मैं यहाँ से आपका कोशिश करूँगा कि डायग्राम भी आपको दिखा सकूँ, तो आप लोग अच्छे से इसे देखें पूरी वीडियो। तो चलिए देखते हैं मेमोरी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मेमोरी को विभाजित करने के मेनली 2 आधार हैं भाई, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को आप 2 आधारों पर अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से वो आधार हैं, पहला आधार आता है मेमोरी की क्षमता, कितनी क्षमता है, और दूसरा आता है मेमोरी का एक्सेस टाइम। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्षमता और एक्सेस टाइम क्या है। तो देखिए, क्षमता या कैपेसिटी कहने का अर्थ क्या है, सूचना या इन्फॉर्मेशन की वह मात्रा जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है। जैसे आपने कहा कि यार मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो है 2 GB, ठीक है, 2 GB मेमोरी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो फ़ोन है उसमें 2 GB तक डेटा स्टोर करने की क्षमता है। तो यहीं पे लिखा गया है वही चीज़ कि सूचना या डेटा, ठीक है, सूचना या इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा जिसे आप कहते हैं, डेटा की वह मात्रा जिसे मेमोरी स्टोर कर सकते हैं उसे कहा जाता है मेमोरी की क्षमता। और इसी प्रकार एक्सेस टाइम कहने का क्या अर्थ होगा, समय का वह अंतराल जो डेटा, किसी भी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करने तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिपादन में लगता है। अर्थात आपने कोई निर्देश कंप्यूटर को दिया, आप फ़ोन पर कोई गेम चला रहे हैं जैसे, तो आपने निर्देश दिया गेम
प्ले करने के लिए, तो उस निर्देश को कंप्यूटर द्वारा पढ़ने में, फिर उस पर प्रोसेस करके रिजल्ट दिखाने में जितना समय लगेगा उस समय को कहा जाता है आपका एक्सेस टाइम। आपने जैसे क्लिक किया गेम के आइकन पे तो तुरंत गेम खुल गया, इसका मतलब आपके जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका अच्छा टाइम नहीं है, एक्सेस टाइम ठीक नहीं है, तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो उसे खुलने में 1 मिनट का समय लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेस टाइम की बात है। तो ये समय का वह अंतराल है जो डेटा के रिक्वेस्ट तथा उसके प्रतिपादन में लगता है। एक्सेस समय जितना कम होगा मेमोरी की गति उतनी ही अधिक होगी। तो आप लोग कहते हैं जैसे आपकी रैम है, आप कहते हैं मेरे फ़ोन में 4 GB रैम है, ये तो हैंग ही नहीं करता है, अर्थात कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए आपका जो 4 GB रैम है उसकी एक्सेस टाइम बहुत तेज़ है। तो उसकी गति तेज़ इसलिए है क्योंकि उसमें आपका जो एक्सेस टाइम है वो अच्छा है या फिर उसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप लोग कह सकते हैं। तो एक्सेस टाइम जितना कम हो लगता है मेमोरी की गति उतनी अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार में विभाजित की जा सकती है। तो 2 तरीके की आपकी मेमोरी हो सकती हैं। एक होगी आपकी प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। पहली आएगी प्राथमिक, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी क्यों कहते हैं आगे हम समझेंगे, क्यों इसे प्राथमिक कहा जाता है, क्यों मेन कहा जाता है, ठीक है, डिटेल में। और प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी मेनली 3 टाइप की हैं। पहली आती है रैम, दूसरी आती है रोम और तीसरी आती है कैश मेमोरी, ठीक है। इन तीनों को डिटेल में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी आती है आपकी द्वितीय मेमोरी या फिर इसी को कहा जाता है सहायक मेमोरी, अर्थात सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसमें आपके हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी, डीवीडी, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क है, पेन ड्राइव है, या फिर आपका अन्य जो फ्लैश ड्राइव होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो जितना भी इसके अंदर आएगा सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राथमिक मेमोरी से, यानी कि आपकी जो मुख्य मेमोरी होती है वो क्या होती है और क्यों इसे मुख्य मेमोरी नाम दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। तो देखिए प्राथमिक मेमोरी जो है इसे आपका आंतरिक मेमोरी या फिर इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। 3 नाम इसके और मिलते हैं प्राथमिक मेमोरी के साथ साथ, आंतरिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी। क्यों कहते हैं एक एक करके समझते हैं। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। जो कंप्यूटर में आपका सीपीयू होता है उसी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि पहले से ही उसके अंदर स्थापित की गई ये मेमोरी है, इसीलिए इसे आपका आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। और एक कंप्यूटर के साथ ही आपको प्रोवाइड होगी और सीपीयू के साथ ही हमेशा जुड़ी रहती है, इसी कारण ये आपकी प्राथमिक मेमोरी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी को आपका सेमीकंडक्टर या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। अगला है इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, ठीक है। इसका लिमिटेड आकार होगा, कंप्यूटर के साथ आपको मिलेगा, लेकिन इसकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो इसीलिए फंक्शन करने के लिए, सारे कार्य निपटाने के लिए इस मेमोरी को रखा जाता है। इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू को आप कोई भी निर्देश दे रहे हैं, वो जितना भी एक्शन लेगा उस पर जो भी रिजल्ट दिखाएगा वो इसी मेमोरी की हेल्प से दिखाता है। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो आप सीपीयू को कोई निर्देश नहीं दे पाएंगे, सीपीयू प्रोसेस नहीं कर पाएगा और सीपीयू के द्वारा रिजल्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है उसकी प्रोसेसिंग गति उतनी ही ज़्यादा होती है। क्या समझे? जैसे मैंने कहा कि आपके फ़ोन की रैम माना 1 GB है, तो इसका मतलब है 1 GB डेटा को ही एक बार में एक्सेस कर सकता है। अगर 1 GB से ज़्यादा की कोई फाइल होगी तो हैंग कर जाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन का जो रैम है वो 4 GB है, तो इसका मतलब वो 4 GB तक के डेटा को एक बार में स्क्रीन में चला सकता है। तो इसलिए कहा गया है किसी कंप्यूटर की मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा आकार है तो उसकी प्रोसेसिंग गति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप लोग उसमें 4 GB तक डेटा एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, वो रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जैसा कि हमने अभी पर देखा, रैम, रोम और कैश मेमोरी। उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है रैम। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रैम का फुल नेम क्या होता है। तो ध्यान रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसे रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का अर्थ हुआ रैम। इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से सभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला है, देखें, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो मेमोरी है वो आपकी रैम है। अर्थात मैं एक सिंपल शब्द में आपको समझाता हूँ कि आपने अगर फ़ोन खोला और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो केवल फ़ोन खोलने, स्क्रीन को ऑन करने तक के लिए भी जो मेमोरी चाहिए वो मेमोरी रैम होती है, ठीक है। यानी कि आपका जितना काम हो रहा है, जितना डेटा चल रहा है स्क्रीन में, वो ऑन टाइम जिस समय आप यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन बंद होने से पहले, तो सब किस पे चलेगा? रैम पे चलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो मेमोरी है वो रैम है। यह अस्थाई मेमोरी है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अस्थाई कहने का मतलब वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों इसे अस्थाई कहा जाता है? क्योंकि विद्युत सप्लाई बंद होते ही इसमें संग्रहित डेटा या सूचना खत्म हो जाती है।
जैसे आपने क्या किया, फ़ोन चलाया और फ़ोन में आप लोग स्क्रीन पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो रैम काम कर रही है, ठीक है, रैम पे चल रहा है। जैसे ही आपने वीडियो बंद की तो इसका डेटा सारा उड़ जाएगा। फिर आप जब दोबारा वीडियो को प्ले करेंगे, दोबारा से खोलेंगे वो फोल्डर, तो आपको फिर से वीडियो शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब रैम पे जो डेटा होता है वो विद्युत सप्लाई बंद होने के तुरंत बाद संग्रहित डेटा खत्म हो जाता है। इस पर आप कोई स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है, अभी मैंने बात की थी। तो इसे रैंडम एक्सेस मतलब कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, कहीं भी किसी भी समय से, ठीक है, और उसके लिए आपको क्रमबद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो प्ले की थी और आपने इस वीडियो को रोक के यहाँ पे ख़त्म कर दिया, दोबारा आप फ़ोन खोल रहे हैं तो पहले आपने इस वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा, फिर इसके बाद अगला फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप फिर इमेज देख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप इसे हटा दो तुरंत इमेज देख लो, आप इसे हटा लो तुरंत व्हाट्सअप खोल लो, कुछ भी करो, ठीक है, यानी कि कहीं से भी कहीं को भी इसमें डेटा एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस नाम दिया गया है। और यह मेमोरी जो है आपकी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी कि MOS की बनी होती है। ये क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कि रैम जो है मेनली किससे बनी होती है, तो ये मेटल ऑक्साइड की बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रैम का चित्र दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ये खाली एक प्लेट जैसी, एक चिप जैसी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक, जिसपे आपका जो सारा का सारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है, ठीक। तो ये आपकी रैम है। आगे देखते हैं। रैम जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आप लोग टाइप उसकी याद रखेंगे। रैम दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी, एक होती है आपकी डी रैम, दूसरी आती है एस रैम, ठीक है। यानी कि पहला है आपका डायनेमिक रैम, जिसे सामान्य भाषा में डी रैम भी कहते हैं, तो इसे सामान्यतः डी रैम कहा जाता है, यानी कि डायनेमिक रैम। इसके स्टोरेज सेल परिपथों में क्या अंतर है दोनों में, उसको हम देख लेते हैं। जो आपका डायनेमिक रैम है, डायनेमिक कहने का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लें गतिशील रैम, ठीक है, डायनेमिक मतलब गतिशील, जबकि स्टैटिक मतलब स्थिर रैम। तो डायनेमिक क्या होगी, ऐसी रैम जिसके स्टोरेज सेल परिपथ, मैंने बताया ना कि मेमोरी में ऐसे सेल बने होते हैं, उनमें सबका सारा डेटा स्टोर होता है एक एक करके। तो जो स्टोरेज सेल परिपथ होंगे इनमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। कितने ट्रांजिस्टर होंगे, केवल एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, उसे कहेंगे हम डायनेमिक रैम, ठीक है। और जो कि ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है, ठीक। इसके अलावा इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, और कैपेसिटर क्या करता है, ये विद्युत चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ताकि वो रैम कार्य कर सके, उसको विद्युत चाहिए, तो विद्युत चार्ज को स्टोर करने के लिए इसमें कैपेसिटर भी लगा होता है। इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर लगा है, केवल एक, बाकी एक कैपेसिटर लगा है, और इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले, ठीक है, तो ध्यान रखें कि कौन सी रैम है जिसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ये आपकी डायनेमिक होगी, ठीक है। चलायमान। स्टैटिक की बात कर लेते हैं, तो इन्हीं के अपोजिट पॉइंट दिखाई देंगे। देखिए, इसे एस रैम कहा जाता है, ठीक। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक कि विद्युत सप्लाई ऑन रहती है, ठीक। इसमें स्टोरेज सेल परिपथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वहाँ पे केवल एक लगा था, डायनेमिक में केवल एक, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में जो स्थिर रैम है इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो इसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है, यानी कि इसमें लगातार विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। विद्युत सप्लाई बंद होते ही इसमें से जो डेटा है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहेगी तब तक ही संचित रहता है डेटा। इसके डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसके अपोजिट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो रैम आपका यहाँ समाप्त हो गया। तो रैम क्या थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते थे, और जितना भी कार्य आपका होगा स्क्रीन ऑन होते ही वो सब रैम में होता है। रैम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक विद्युत सप्लाई होगी तब तक उसमें डेटा रहेगा, विद्युत सप्लाई बंद होते ही डेटा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। दो प्रकार की होती है, डी रैम, एस रैम, ठीक। अब आगे बात करते हैं दूसरी मेमोरी की, रोम। ये भी आपकी एक प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी सीपीयू के साथ ही रहेगी इन बिल्ट फॉर्म में। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या समझे, रीड मतलब पढ़ना, ऑनली मतलब केवल पढ़ना, ठीक है। तो केवल पढ़ सकते हैं जिस मेमोरी को, उसी को कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी, अर्थात इसके डेटा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए आगे समझें, इसमें थोड़े से आपको डेविएशन भी देखने को मिलेंगे, तो आगे देखते हैं। रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, दिमाग में अच्छे से चिपका लें, रीड ऑनली यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो वो रोम कहलाएगी। यह एक स्थायी मेमोरी है, जैसा कि हमने देखा रैम अस्थायी मेमोरी थी, क्योंकि उसका डेटा जितनी बार विद्युत सप्लाई बंद होगी तुरंत मिट जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो रोम है इसमें डेटा नहीं मिट रहा है, इसमें संग्रहित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसे स्थायी मेमोरी या वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपकी
अस्थाई मेमोरी थी यानी कि वॉलेटाइल, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक, आगे देखें, डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर बनाया तो उस टाइम इस पे सारी सूचनाएं भर दी गई, ठीक है, और इसमें सूचनाएं ऐसी डाली जाती हैं जो आवश्यकीय होती हैं। जैसे सिंपल मैं समझाता हूँ, आप लोगों को कंप्यूटर ऑन करना है तो आप लोग जैसे बटन दबाते हैं ऑन वाला, तो तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है, जो भी विंडो आपने डाली होगी उसके बारे में इंट्रोडक्शन आ जाएगा और थोड़ी देर कुछ प्रोसेस चलेगी, कंप्यूटर खुल जाएगा और आपके सामने पूरा जो उसका होम पेज है वो खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके सारे सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चला कि इस बटन को दबाते मैंने ये काम करना है। और ऐसा एक बार नहीं होता, हर बार जितनी बार आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे उतनी बार सेम प्रोसेस रिपीट होती है। तो ये जो सूचना है कि इस बटन को दबाने से ऐसा होना चाहिए, वो आपकी इसी रोम में संग्रहित रहेगी। इसीलिए ये कह रहा है कि ये डेटा और निर्देशों के इसमें स्थायी होते हैं, जिस कारण विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसमें भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं। ठीक है, वो हमेशा के लिए संरक्षित होंगी जब तक हम उसे मिटाएंगे नहीं, नष्ट ना करें। तो कंप्यूटर को ऑन करने पर रोम में संग्रहित निर्देश या प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं। तो ठीक हो गया भैया, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया या फिर कोई भी आपका जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सूचनाएं पहले ही भरी हुई हैं, तो आप जैसे कोई बटन क्लिक करेंगे तो उसमें पहले ही सूचना है कि भैया इस बटन को दबाते ही ऐसा होगा, तो आपका वही अपने आप हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कंप्यूटर ऑन होने पर रोम में संग्रहित जो निर्देश होते हैं वो स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम जो है आपका बायोस के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि रोम में उपस्थित जो स्थायी प्रोग्राम है, क्योंकि रोम का डेटा नहीं मिटता है, इसका मतलब इसमें जो प्रोग्राम डाले गए हैं वो परमानेंट हैं, जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक वो प्रोग्राम वैसे के वैसे बने रहेंगे। ठीक है, तो ये स्थायी प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, ये बायोस कहलाते हैं, अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है आपका बायोस। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर में आपने प्लस का बटन दबाया तो हमेशा वो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने धन दबाया और वो कुछ और डिस्प्ले करने लगा है, क्योंकि उसमें पता है कि उस बटन को दबाने के कारण कौन सा वहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, ये रोम में पहले से ही फीड है। ऐसे आपका वीडियो गेम है, डिजिटल कैमरा है, तो उनको पता है कि ये बटन दबाने से हमेशा फोटो खींचनी है भैया, ये बटन दबाने से हमेशा जूम करना है, तो वो सूचनाएं उनमें पहले से ही संग्रहित हैं, तभी तो चलता है। आपका फ़ोन है, आपकी घड़ी है, सब चीज़ों में पहले से ही चीज़ें सेट की हुई हैं और इसी के अनुसार वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके काम करते हैं। ठीक है, तो रोम आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये आपका सिंपल सा ऐसा एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर ऐसे करके लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर टाइप, तो ये आपका रोम है। यहाँ पे डायग्राम थोड़े छोटे से हैं, आप लोग एडजस्ट कर लें, बड़ी पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रोम के प्रकार। जैसे हमने रैम के प्रकार देखे, 2 थे, ऐसे रोम के प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 प्रकार मेनली। ठीक है, तो रोम के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं। आपका पहला आता है पी रोम, ठीक है, जिसे प्रोम कहा जाता है। उसके बाद आता है ई पी रोम, ठीक है, उसके बाद आपका आता है ई पी रोम और उसके बाद आता है ई पी रोम। ठीक है, तो आपका कुल मिला के 1 2 3 4 प्रकार ये बनते हैं मेनली। तो देखो, पहले प्रोम की बात करते हैं। इसे कहा जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रोम का मतलब हर किसी में रीड ओनली मेमोरी ही रहेगा, जो पहले लेटर हैं ये बदलेंगे। ठीक है, तो पी से मतलब क्या हुआ यहाँ, प्रोग्रामेबल, यानी कि जिस पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात इसके डेटा में हम छेड़छाड़ कर पाएंगे। ठीक है, किस प्रकार कर पाएंगे, देखें, यह भी एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक प्रोग्रामर की सहायता से होगा, सूचनाओं को यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। प्रोम मेमोरी में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होती है सूचना, तो ये 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है। तो हमने क्या किया, इस चिप में सारे के सारे जो इसके ये ट्रांजिस्टर थे, सभी स्विच, वो सब के सब ऑन छोड़ दिए। ठीक, अब ऑन मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन एक जैसी होगी, तो सारी स्विचों को ऑन छोड़ दिया। जब मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है, यानी कि हमने हल्का सा उसमें चेंज करना है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं हम, तो इसमें जैसे हमने कोई सूचना भरनी है तो हम बर्नर की सहायता से उच्च वोल्टेज के पल्स उत्पन्न करके कुछ चुने हुए स्विच को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उन्हें ऑन से ऑफ कर देते हैं।
ठीक। तो इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अपने आप बदल जाएगी। अभी तक सारे के सारे ऑन थे तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी, हमने कुछ स्विच चुने जैसे 1 और तीसरे नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज की सहायता से ऑफ कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, तो नष्ट होते हुए ऑफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसकी सूचना बदली जा सकती है। तो इसे कहेंगे हम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। लेकिन इसके लिए रोम को यहाँ से निकाल के, कंप्यूटर से निकाल कर जो आपका कंप्यूटर की कंपनी है वहाँ देना पड़ेगा, वो लोग इसे प्रोग्राम करके फिर वापस हमें दे देंगे। ठीक है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। आगे देखते हैं दूसरा टाइप, ई प्रोम। ठीक है, तो ई प्रोम क्या होता है, यानी कि ईपी रोम। तो ईपी रोम क्या होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, बाकी रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी ही है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है कि प्रोग्रामेबल तो है, प्रोग्राम जैसे कर सकते हैं, लेकिन इरेजेबल अर्थात मिटा के बार बार प्रोग्राम करना। ठीक है, तो यह भी प्रोम की तरह ही स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से यहाँ पर दोहराई जा सकती है। साफ साफ लिखा है कि ये बर्निंग की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है, यानी कि आप बार बार डेटा को मिटाकर दोबारा से भर सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, पराबैंगनी किरण। ये क्वेश्चन पहले बना हुआ है, जो आपका कौन सी रैम है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से प्रोग्राम किया जा सकता है रैम को, तो सॉरी रोम को। तो आप ध्यान रखेंगे ईपी रोम। ठीक है, यानी कि पी रोम तो मतलब यानी कि प्रोम जो होगा आपका प्रोग्रामेबल रोम, लेकिन प्रोग्राम किसकी सहायता से करेंगे आप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम होगी उसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोग्राम जो है आपके पराबैंगनी किरणों की सहायता से किए जाते हैं उसे कहा जाता है आपका ईपी रोम या फिर ई प्रोम। ठीक है, इसे पराबैंगनी ई प्रोम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चौथा टाइप, सॉरी ये आपके 3 ही टाइप होते हैं इसके, मैंने 4 बोल दिया था, 3 टाइप हैं। रोम, एक पहला रोम अपने आप में टाइप हो गया, फिर इसके बाद प्रोम हो गया पहला टाइप, फिर दूसरा टाइप ई प्रोम, तीसरा टाइप होगा ई प्रोम। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप होंगे और एक अपने आप में रोम ही होगी। तो ई प्रोम क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 ई लग गए, तो पहले का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, दूसरे का मतलब इरेजेबल, फिर प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह भी ई प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु यहाँ पर बर्निंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाएगी, विद्युत पल्स के द्वारा, और बार बार की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए बर्निंग प्रक्रिया अगर हम किससे करें, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों की सहायता से, तब हम उसे कहेंगे ई प्रोम, केवल ई प्रोम। लेकिन इसके आगे एक और ई लगा दिया, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिकली, जहां पर हम बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स के माध्यम से करेंगे वो कहलाएगी ई प्रोम। लेकिन इसका फायदा क्या है, अंतर क्यों है इन दोनों में, क्योंकि मैंने बताया कि रोम को यहाँ से निकाल कर कंप्यूटर कंपनी में भेजना पड़ता है। तो आपका चाहे प्रोम हो, ठीक है, उसमें आपने प्रोग्राम करना है, या फिर आपका ई प्रोम हो, तो दोनों को ही निकाल के भेजना पड़ेगा। बट अगर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होगी आपकी, यानी कि ई प्रोम होगी जिसमें विद्युत पल्स की सहायता लेनी पड़ती है, तब आपको इसे कंप्यूटर से अलग करने की आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं इसे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें फ़ायदा है। तो देखें, इसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम किया जा सकता है, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है ई प्रोम। ठीक है, प्रायः कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं इसमें रखी जाती हैं। अगर आप लोगों ने पुराने टाइम के फ़ोन चलाए हैं तो पहले क्या होता था कि जैसे ही आप लोग सिम निकाल के दोबारा डालेंगे ना, तो कंपनी से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आती थी, जिसमें आपका कंप्यूटर में जो नेट चलेगा उस नेट के लिए कुछ सेटिंग्स होती थी, तो आपको बार बार वो सेटिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, या फिर आप लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते थे, तब आप क्या करते थे, सर्च प्रोग्राम या सर्च नेटवर्क करके या फिर मैनुअली सर्च करके उसको सेट कर देते थे। तो वो क्या है, आपका एक तरीके की रोम है वो भी, क्योंकि उसमें आपने एक बार सेट कर दिया तो जब तक आप वहाँ रहेंगे वो चलते रहेगा, हमेशा वैसे ही नेट चलेगा। ठीक है, लेकिन आप उसे बार बार चेंज कर सकते हैं जब क्षेत्र बदलेंगे। तो इसीलिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन संबंधी सूचनाएं होती हैं, ये आपकी ई प्रोम का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आती है आपकी अगली कैश मेमोरी। ये आपके नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसमें आप लोग मैनेज कर लें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगला तीसरा टाइप आता है कैश मेमोरी। तो पहला हमने पढ़ा रैम, दूसरा पढ़ा रोम, तीसरा पढ़ा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है। आप लोग देखते होंगे ना, फ़ोन चलाते हैं तो उसमें बार बार ऐसा लिखा हुआ आता है कैच, आप लोग क्या करते हैं, डिलीट कैच कर देते हैं, और तुरंत कैच डिलीट होगा तो आपके में स्पेस बढ़ जाएगा और उससे कोई भी फ़ोटो फाइल या फिर कोई भी आपका अन्य म्यूजिक वो कोई डिलीट नहीं होता है। तो कैश क्या होता है, आपका कैश फाइल, ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करती है। तो ये स्टैटिक रैम जो होती है आपकी, डायनामिक और स्टैटिक 2 बताई थी, तो स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करने वाली जो मेमोरी है वो आपकी कैश मेमोरी है। ये क्या होती है हम इसमें बात करेंगे। ठीक है,
मैं सिंपली समझाऊंगा सिंपल शब्दों में क्या होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए जो प्रोसेसर आपका जो काम कर रहा है उसको अगर कोई काम अत्यंत तेज़ी से करना है तो वो किस मेमोरी का यूज करेगा, इस कैश मेमोरी का। आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि आपने क्या खोला, क्रोम ब्राउज़र खोला, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में एक सर्च बार आता है ऐसे गूगल का, इसमें आपने लिखा देवभूमि, ठीक है। आपने देव लिखा, केवल आप देवभूमि भी नहीं लिख रहे हैं, आपने केवल देव लिखा तो तुरंत सजेशन देता है देवभूमि ज्ञान दर्पण पूरा। उसे कैसे पता चला कि आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें कहीं ना कहीं कैश होगा। जो आपका सर्च किया, इससे पहले आपने देवभूमि 2-3 बार सर्च किया, या फिर आप किस टाइप के आइटम देखना पसंद कर रहे हैं, इन सब की एक मेमोरी बना के वो सुरक्षित कर लेती है। तो सारा का सारा जो आपका ज़्यादा यूज होने वाला जो डेटा है, जिसे आप बार बार सर्च कर रहे हैं या फिर बार बार जो काम कर रहे हैं फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर पे, वो आपका एक मेमोरी में चला जाता है। उसी मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जब सिस्टम ऑन होगा, आप सर्च बार खोलेंगे तो ये जो सर्च बार पे काम करने के लिए जो रैम होती है, ये रैम सबसे पहले किस मेमोरी को खंगालती है, कैश मेमोरी को। उस कैश मेमोरी में आपका वो लेटेस्ट डेटा होगा जो आप बार बार सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से डायरेक्ट तुरंत सर्च हो जाता है। तो प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है। कैश मेमोरी से बार बार आवश्यक डेटा केवल 45 नैनोसेकंड में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अपने आप में है, ठीक है। अभी हम मेमोरी की जो सबसे ज़्यादा तीव्र है, सबसे ज़्यादा कम है, तो उनकी स्पीड के आधार पर भी हम डिवीजन करेंगे एक, मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लेना उसे, ठीक है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मानक डी रैम जो है, इन मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में रहती है। तो ये बफर के रूप में, इसका ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ऐसा कोई यूज नहीं होता है, लेकिन आपके सिस्टम को चलाने के लिए और तेज़ी से कार्य करने के लिए सबसे ज़रूरी मेमोरी होती है, ठीक है। इसलिए ये आपका वहाँ पे बनाई होती है, यहाँ पे आप कोई डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये केवल एक बफर के रूप में कार्य करती है, ठीक। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। ये देखिए, जैसा मैंने बताया अभी कि जो आपका अभी लेटेस्ट आपने यूज किया या फिर सबसे ज़्यादा सर्च कीवर्ड हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है, इसी कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह कैश मेमोरी को ही देखता है। ये क्वेश्चन बना हुआ था अभी हाल ही के किसी एग्जाम में बना है, तो आप लोग ध्यान रखना कि जब प्रोसेसर को कोई भी सूचना ढूंढनी होती है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, तो सबसे पहले कैश मेमोरी को ही खगालता है, इसको ही देखता है, और इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा सर्च किया होगा या फिर आपने कभी उसे सर्च किया होगा तो ये तुरंत ढूंढ निकालेगा। यह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग, ये आपकी मुख्य मेमोरी है, ये सीपीयू है, तो इसके बीच में कहीं कैश मेमोरी होगी, और इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी कैश मेमोरी। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था, आपको स्पीड के बारे में बता दूंगा। देखो भैया, ध्यान रखना कि कंप्यूटर में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अपने आप में वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है जो सबसे तेज मानी जाती है। इसके बाद आपका कैश मेमोरी का ही नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका रैम का नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपका फिर रोम का, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज का, जो आपकी द्वितीयक मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से आपका ये बटा होता है। तो ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, और इसके बाद कैश मेमोरी, इसके बाद रैम, ठीक। आगे देखते हैं अब द्वितीयक मेमोरी। तो आपकी जो प्राथमिक मेमोरी थी वो समाप्त होगी। प्राथमिक क्यों कहा, क्योंकि वो मेमोरी आपकी सीपीयू में ही इनबिल्ट रहती है, और उसके बिना आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है, चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी जो सूचनाएं चल रही हैं, सारा जो कार्य हो रहा है उन्हीं मेमोरी के बेस पे होता है, इसलिए उसे आपका प्राथमिक मेमोरी नाम दिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये आपकी ऐसी मेमोरी होती हैं जो आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज की सुविधा देती हैं। अर्थात आपने कुछ इमेज हैं या फिर आपका कोई वीडियो है, कोई फाइल है, इसको स्टोर करना है, आपको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है, तब जाके इनका यूज किया जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसे ऑक्सिलरी अर्थात सहायक या फिर बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। तो किस मेमोरी को आपका बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी को कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को। और इसी को आपका सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सहायता करते हैं स्टोरेज की सुविधा देने में, ठीक है। चूँकि मुख्य मेमोरी आपकी अस्थायी मेमोरी तथा सीमित क्षमता वाली होती है, बहुत ये स्थायी नहीं होगी। रोम तो आपकी ऐसी है कि उसमें आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, कुछ रख ही नहीं सकते, है ना, वो तो आपकी रीड ओनली है। जबकि रैम क्या है, वो अस्थायी है, उसमें कुछ समय के लिए रखा जा सकता है, जैसे विद्युत सप्लाई बंद तो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई डेटा स्टोर करना है, स्थायी रखना है लंबे समय तक, तब आप किसका यूज करेंगे। तो चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी और सीमित क्षमता वाली होती है, इसलिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
कौन कौन से इसके टाइप हैं इन्हें देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता है, जो मेन है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का टाइप हार्ड डिस्क। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कंप्यूटर दुकानों में या फिर कंप्यूटर चलाने वाला से, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गया, फिर हार्ड डिस्क लेनी है, हार्ड डिस्क बढ़ानी है, जो भी है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, देखें। हार्ड डिस्क CPU के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। जैसे आपका जो कंप्यूटर है उसमें रैम और रोम तो होंगी, ठीक है, रैम और रोम तो होंगी किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। रैम वो मेमोरी होगी जहाँ पे आपका जितनी बार आप कंप्यूटर खोलेंगे चलाएंगे उसके लिए होगा, और रोम वो होगी जिसमें आपका परमानेंट कुछ चीज़ें डाल देंगे कंप्यूटर ऐसे काम करेगा उसके लिए। लेकिन आप कंप्यूटर में अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियोज़ या फिर आप अन्य जो फाइल्स होते हैं उन्हें भी तो सेव करते हैं, उसके लिए अलग अलग आपको दिखाई देते हैं ना, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ऐसे करके ड्राइव बने होते हैं। आप लोगों ने अपनी मूवीज इनमें डाली होती हैं या फिर अपनी इमेजेस इनमें रखी होती हैं, और C ड्राइव में आपके सारे प्रोग्राम भरे हुए होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जितने सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो सारे C ड्राइव में पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके जो ड्राइव दिख रहे हैं ये क्या है, द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क का एक टाइप है, ठीक है, वो उसकी हार्ड डिस्क है। तो उसमें आपको मेमोरी दिख जाएगी, जैसे आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोलेंगे उसमें जाएंगे तो आप लोग कैलकुलेट कर लो कि D ड्राइव या फिर C ड्राइव या फिर E ड्राइव जो है, इन ड्राइव में कितना कितना स्पेस दिया गया है, उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। तो समझते हैं, हार्ड डिस्क जो है CPU के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता देती है, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस है। ये आपका कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं है, कंप्यूटर को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर को चलाने के लिए रोम और रैम काफ़ी हैं, लेकिन डेटा स्टोर करने की जो प्रमुख डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये उच्च संग्रहण क्षमता देती है, विश्वसनीयता देती है और तीव्र गति देती है। इन कंपेयर रैम रोम नहीं, इन कंपेयर एक्सटर्नल जो आपकी मेमोरीज होते हैं, जैसे SD कार्ड है, जैसे पेन ड्राइव है, जैसे आपका CD है, DVD है, फ्लॉपी है, उनकी तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय है, ठीक है। आगे देखें, कंप्यूटर में अक्सर इसे C ड्राइव नाम दिया जाता है। इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड डिस्क, क्योंकि ये अपने आप में फिक्स होती हैं और इन्हें आपका बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है मेमोरी लेनी पड़ेगी बाहर से, ठीक है, हार्ड डिस्क आपने इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये फिक्स्ड डिस्क अपने आप में कही जाती हैं। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान रखना। जो आपका हार्ड डिस्क होती है इसे बहुत से ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इस डिस्क को चलने के लिए, इसको काम करने के लिए घूमना पड़ता है, बहुत तेज़ गति से ये घूमते हैं। तो इसकी घूमने की जो गति होती है ये 3600 से 7200 चक्कर प्रति मिनट होती है। आप लोग जब कंप्यूटर को चलाएंगे, खोल के पूरा देखें सिस्टम, तो उसमें आप इसको चलते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3600 से 7200 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से चलती है। बाकी राइट हेड होता है और जो डिस्क होती है, ठीक है, ऐसे करके डिस्क बनी होती है, इसके ऊपर एक हेड लगा होता है ऐसे करके, जैसे पुरानी मूवी में आप लोग गाना प्ले करने के लिए करते थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। रीड राइट हेड उसे कहा जाता है। इसके और डिस्क की सतह के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 0.064 इंच का अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपका SSC बैंकिंग वाले किसी एग्जाम में बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इस पर इंक्लूड कर दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके इन एग्ज़ाम्स में आए, लेकिन पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इंक्लूड कर दिया, छूटना नहीं चाहिए कुछ। यहाँ पे मैंने इसकी इमेज दे रखी है, तो देख लें आप लोग। ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें आपका ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, ये रीड राइट हेड है, ठीक है। तो रीड राइट हेड और जो इसके डिस्क होगी ये बहुत सारे ट्रैक्स से बनी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं ये ट्रैक हैं और ये इनके सेक्टर हैं अलग अलग, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है आपका फॉर्मेटिंग। तो इन दोनों के बीच जो आपकी डिस्क है और रीड राइट हेड है, इसके बीच 0.064 इंच का अंतर होता है, ये ध्यान रखना। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक को कहा जाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो सबसे भीतरी ट्रैक को क्या कहा जाएगा, ट्रैक 0 नाम दिया जाता है। हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्कों का समूह होता है। बहुत सी चुंबकीय डिस्कें इसमें होती हैं, बहुत सारी एक के ऊपर एक वृत्त इसमें रखे होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटरों के लिए विशेष प्रकार की एक हार्ड डिस्क आती है जिसे विचेस्टर डिस्क कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे इंक्लूड मैंने कर दिया। तो विचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं PC, उनके लिए जो विशेष प्रकार की हार्ड डिस्क बनाई जाती है उसे विचेस्टर डिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका इमेज दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की होती है आपकी हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं CD की।
सीडी तो सभी ने देखी होगी भैया, पहले इसका इमेज ही देख लेते हैं हम, ठीक है, सीडी की इमेज देख लेते हैं। ये है सीडी की इमेज, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसी सीडी बचपन में सबने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे डंडे में कील ठोक के लगा के इसकी गाड़ी बना के चलाई भी होगी, ठीक है। तो ये सीडी क्या होती है इसके बारे में आज डिटेल में जान लेते हैं। तो देखें सीडी रोम, तो यहाँ पे रोम का प्रयोग किया गया है, तो ये भी अपने आप में रीड ऑनली मेमोरी है। ये इसकी खास बात है, जब आप सीडी खरीद के लाते थे तो उसे आप कितनी भी बार प्ले करके उसमें रखी वीडियो या फिर कोई भी फाइल देख सकते थे, लेकिन उसमें कुछ लिख नहीं सकते थे, उसमें स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे रोम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो देखें सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऑप्टिकल डिस्क, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये ऑप्टिकल डिस्क कहने का रीज़न क्या है और ऑप्टिकल डिस्क कैसे मैग्नेटिक डिस्क से अलग होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिन पर डेटा प्रायः एक ही बार लिखा जाता है और फिर उसे कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है, अर्थात एक बार लिखना और बहुत बार पढ़ना, ठीक है। राइट वंस रीड मैनी, ठीक, तो इसे वॉर्म डिस्क भी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। यह एक प्रकार की रीड ऑनली मेमोरी है, मैंने बता दिया क्यों है। ये प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिस पर दोनों ओर एल्यूमिनियम की परत होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछ देगा कि सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, सीडी का कई बार पूछा गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की सतह जो होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक का एक गोल चक्र होता है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई होगी, ठीक। इस पर डेटा स्टोर करने के लिए, देखें इस पर डेटा स्टोर करने के लिए सर्पिलाकार ट्रैक होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होते हैं उनमें आपका वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ में आपका ऐसे ऐसे गोले बना बना के डेटा स्टोर किया जाएगा। तो आप जब किसी मैग्नेटिक डिस्क को देखते हैं तो उसमें आपको ऐसा करके दिखाई देगा, यहाँ का कलर बिल्कुल अलग होगा और अंदर का कलर अलग बना होगा, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ तक ये भर चुकी है, तो वो राउंड ट्रैक में भरता है। जबकि जो आपकी सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें सर्पिलाकार ट्रैक में डेटा भरा जाता है, इसलिए जब इसे चलाया जाता है तो चलने में आप देखेंगे जब इसे आप सीडी ड्राइव में डालेंगे तो वो घूमता है बहुत तेज़ स्पीड में, लेकिन रुक रुक के घूमता है, कहीं पे गति तेज होगी कहीं पे कम होगी, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि सर्पिलाकार ट्रैक है, अलग अलग डेटा पढ़ने में अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पर डेटा स्टोर करने के लिए सर्पिलाकार ट्रैक होता है, इंपॉर्टेंट है। सीडी पर जो डेटा स्टोर किया जाता है ये हमेशा गड्ढों और भूमि के रूप में किया जाता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में कहीं पे प्रकाश जाता है और कहीं पे प्रकाश नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर ही आपका ऑन और ऑफ सिस्टम बन जाता है, बाइनरी डिजिट, और इस प्रकार डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो गड्ढे और भूमि यानी कि पिट्स एंड लैंड्स के रूप में डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है, सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, पूछा जाएगा कभी तो ध्यान रखना। और डेटा लिखने के लिए इसमें आपका लिखने और पढ़ने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण इसे आपका ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, ठीक है। लेजर तकनीक, तो लेजर लाइट आप लोगों ने देखी होगी मेले से, वही लेजर तकनीक है, वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन लेजर उसी प्रकार का होता है। तो इसे पढ़ने के लिए या लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। अब लेजर का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है तो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया, अच्छे से याद कर लेना। लेजर मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन को आपका स्टिमुलेट करके उस लाइट को एम्प्लीफाई करके जो चीज़ बनाई जाएगी उसी को कहा जाएगा लेजर, ठीक है। तो लेजर क्या है, अपने आप में एक तरीके की एम्प्लीफाइड लाइट होती है, ठीक है, और रेडिएशन से उत्पन्न लाइट, ठीक। सीडी में अंकित डेटा या रिकॉर्डिंग जो है ये मिट नहीं सकती है, रोम है। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। तो ये लेज़र बीम की जो तीव्रता होती है लगभग 650 नैनोमीटर तक होती है, जबकि ब्लू रे डिस्क की जो आपका लेज़र बीम वहाँ यूज होगी वो 400 nm तक होती है, वो इंपॉर्टेंट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। साधारणतः सीडी रोम की जो संग्रह क्षमता होती है ये 640 MB तक होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जनरली 640 MB होती है और इसे वॉर्म डिस्क कहा जाता है। निम्न में से किस डिस्क को वॉर्म डिस्क कहा जाता है पूछा जाएगा, तो सीडी को। क्यों, राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार लिख दिया और उसे आप कई बार पढ़ सकते हैं। जैसे पिक्चर, कोई पिक्चर आपने सीडी में डाल दी, एक बार लिख ली है, ठीक है, लेकिन उस पिक्चर को आप लोग जब तक सीडी खराब नहीं होते तब तक देखते रह सकते हैं, इसलिए राइट वंस रीड मैनी। तो ये है आपकी सीडी डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हम बात करते हैं सीडी RW की, ठीक है। तो सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड राइट, इसमें क्या अंतर है। सीडी RW भी ऑप्टिकल डिस्क ही है, परंतु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है रीड राइट, दोनों ही कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं राइट भी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में सीडी का ही एक टाइप है, बट थोड़ा सा एडवांस टाइप, ठीक। नेक्स्ट टाइप देखें, मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप को थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मैग्नेटिक टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती हैं यानी कि ऑप्टिकल डिस्क, उनमें अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, टेप मतलब
फीता, टेप मतलब फीता। तो इसमें एक फीते जैसी रील लगी होती है पूरी। पुरानी जो आपकी फिल्म आती थी उसमें होता था ना, एक बड़ा सा चक्का लगाया था, उसमें रील लगी होती थी, जैसे कैमरे की रील है, तो वही आपकी मैग्नेटिक टेप होती है। यह सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है। तो यहाँ पे बैंकिंग मतलब बैंक से नहीं समझना है, मैंने अभी बताया कि जो आपका द्वितीयक मेमोरी है उसे बैंकिंग स्टोरेज भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबसे सफल द्वितीयक स्टोरेज माध्यम है। इन टेपों की विश्वसनीयता जो होती है यानी कि रिलायबिलिटी वो बहुत अधिक होती है, अर्थात इसमें आप लोग किसी भी डेटा को हजारों सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए जितनी बड़ी पिक्चरें बनती हैं अभी भी इनको क्या किया जाता है, ऐसे ही मैग्नेटिक टेप में संरक्षित रखा जाता है। ठीक, तो ये सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो वही बात है, गानों के संग्रह तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग किए जाते हैं यह उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसे कैसेट बनी होती थी वैसे ही सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे हम इसकी इमेज भी देखेंगे। चुंबकीय टेप प्लास्टिक का आधा इंच या फिर 12.7 mm, ठीक है, ध्यान रखना, आधा इंच या 12.7 mm चौड़ा तथा सैकड़ों और हजारों फीट लंबा फीता होता है जो कि एक चक्के पर लिपटा रहता है। ठीक, और टेप में डेटा को कितनी भी बार लिखा मिटाया जा सकता है। तो देख लें कैसा चक्का होता है। ये आपका एक चक्का है और इसमें आपको मैग्नेटिक टेप दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसको आपका कैसेट में लगाया जाता है, दो साइड होते हैं ऐसे करके, एक साइड ये लगा दिया जाएगा जो कि पूरा भरा रहेगा और एक साइड पूरा एम्प्टी रहेगा। फिर इसको लिखने की प्रक्रिया चलती है, ऐसे करके घूमता रहेगा। पुराने आपने टेप देखे होंगे उनमें जो कैसेट होती थी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप के बारे में आप लोग ध्यान रखें, जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं इनमें डेटा सर्पिलाकार फॉर्म में ना लिख के वृत्ताकार रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जबकि सीडी में सर्पिलाकार ट्रैक बना होता है। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो ये भी मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें मैंने सारा कवर किया हुआ है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? यह भी एक मैग्नेटिक डिस्क है। ये मुख्यतः 3 आकारों में आती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। फ्लॉपी डिस्क आपका 3 ही आकार में आती है। पहला आता है 8 इंच की, दूसरी आती है आपकी 5.25 इंच यानी कि 5.25 या 5 सही 1/4 इंच, और तीसरी आती है 3.5 इंच की। ठीक है, तो 3 टाइप में आएगी, 8 इंच, 3.5 इंच और 5.25 इंच। धूल या खरोंच से बचाने के लिए इस डिस्क को प्लास्टिक के कवर में बंद रखा जाता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है, हमेशा इसके अंदर कवर रहते हैं। जबकि इसका आंतरिक अगर आप पार्ट देखें तो इस तरीके का होता है। बहुत सारी यहाँ पे डिस्क लगी होती हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे की जो लेयर होती है इनमें डेटा नहीं लिखा जाता, बल्कि बीच की लेयरों में लिखा जाता है। और प्रत्येक लेयर पर डेटा को पढ़ने के लिए अलग से आपका जो रीड राइट हेड होता है वो बना होता है। ठीक है, धूल या खरोंच से बचाने के लिए इसे प्लास्टिक कवर में रखा जाता है। इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पे लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो आपके ऑप्टिकल डिस्क होंगी लेजर बीम वाली उनमें स्पाइरल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जबकि इनमें वृत्ताकार रूप में लिखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क जो है आपका, इसका यूज ज़्यादातर डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में किया जाता है। तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डायरेक्ट एक्सेस मीडियम के रूप में उपयोग ज़्यादा होता है? तो आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी। ठीक है, अब है आपका डीवीडी। तो देखिए डीवीडी क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ये इसका संक्षिप्त नाम है डीवीडी। और डीवीडी जो है ये अपने आप में ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के सीडी रोम की तरह ही होता है। तो जैसे सीडी होती है बिल्कुल वैसा ही डीवीडी होता है, पर अंतर इतना होता है कि सीडी आपकी हल्की सी फीके कलर की दिखाई देती है और डीवीडी बिल्कुल ब्लू कलर की दिखाई देती है, बड़ी अच्छी सी। ठीक है, अब ये तो देखने का अंतर हो गया, लेकिन वैसे अंतर क्या होगा? वैसे अंतर केवल स्टोरेज का होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 GB तक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। जो आपकी सीडी थी 640 MB तक था, यानी कि उसमें आपका स्टोरेज कम होता है, जबकि इसमें स्टोरेज ज़्यादा आता है। तो इसीलिए डीवीडी जो है आपकी थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक, इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। डीवीडी सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया परिस्थितियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ठीक, ये आपको डीवीडी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सीडी जैसी है, लेकिन कलर थोड़ा सा अच्छा होता है और स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो सबने देखी होंगी, बहुत से लोग यूज भी करते हैं। ये आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, USB 1.0, USB 2.0 ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक, यह छोटे कीरिंग यानी कि जो चाबी का छल्ला होता है, कीरिंग के आकार का होता है। यह USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका कोई ड्राइव की आवश्यकता नहीं होती है इसे चलाने के लिए, इसके लिए USB पोर्ट की आवश्यकता होती है। तो USB का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसके माध्यम से इसमें डाटा स्थानांतरित किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और यह आपका EEPROM मेमोरी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें आप विद्युत सप्लाई के द्वारा कितनी ही बार डेटा को मिटा सकते हैं और डेटा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से EEPROM, जो सबसे लास्ट टाइप था ना EEPROM, ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज कर सकते हैं विद्युत सप्लाई द्वारा, तो वही आपका एक एग्जाम्पल है EEPROM का। ठीक है, तो ये आपकी पेन ड्राइव है।
अगला देखें ब्लू रे डिस्क है। तो ब्लू रे डिस्क यहाँ पे भी डिस्क आया है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क है, यानी कि सीडी डीवीडी जैसी ही होगी सेम टू सेम, लेकिन उनसे अधिक विश्वसनीय और थोड़ी महंगी होती है। क्यों होती है देखें, यह एक ऑप्टिकल डिस्क का ही माध्यम है, यानी कि ये अपने आप में ऑप्टिकल डिस्क ही है। सीडी डीवीडी और आपका ब्लू रे दोनों तीनों ही क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, जबकि फ्लॉपी क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण माध्यम है। ब्लू रे डिस्क का नाम क्यों ब्लू रे पड़ा, क्योंकि इसे पढ़ने में नीले बैगनी यानी कि ब्लू वॉयलेट लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीडी या डीवीडी को पढ़ने में आपका लाल लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, लाल रेड लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, जबकि इसे पढ़ने में नीली बैगनी लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क में जो है आपकी कम तरंग दैर्ध्य, जैसा कि मैंने उसमें बताया 650 नैनोमीटर यूज हो रहा था, यहाँ पे 400 नैनोमीटर वाले नीले बैगनी लेजर का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो, यानी कि जो हाई डेफिनेशन वीडियोज होती हैं या फिर आपके प्ले स्टेशन होते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स तथा अन्य डेटा जो कि 25 GB से 50 GB तक का स्टोरेज आपको देता है, इतना संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फुल HD क्वालिटी की वीडियोज होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा डेटा जो यहाँ पे स्टोर होती हैं, उस डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ब्लू रे डिस्क को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क का इमेज यहाँ पे देख लें, बिल्कुल सीडी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ऐसे करके ये सिंबल बना होता है, जिसका मतलब होता है BD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। तो देखिए फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मतलब होता है ना कुछ समय तक रहा फिर उड़ गया, फ्लैश। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। रैम क्यों कहा, हमने रैम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रैम आपका वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या है, ऐसी मेमोरी जो कि अस्थायी है, जिसमें डेटा विद्युत सप्लाई बंद होते ही फ्लैश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे भी इसे फ्लैश मेमोरी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये रैम टाइप का ही होता है एक तरीके से, ठीक है। इसे मिटाया या फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, बस यही अंतर है, ठीक। यह रीराइटेबल यानी कि पुनः लिखने योग्य मेमोरी होती है, और इसका उपयोग सेल्युलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स इत्यादि में होता है। एग्जाम्पल, डिजिटल कैमरा में आपने कोई ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लेकर सेटिंग की है और आप धूप में उससे फ़ोटो खींच रहे हैं, जैसे ही आप छाया में आएंगे तो उस कॉन्ट्रास्ट या फिर ब्राइटनेस पर आप वो फ़ोटो नहीं खींच सकते, ठीक है। उसमें ISO अलग करना पड़ेगा आपने, उसमें आपका अपर्चर अलग करना पड़ेगा, ठीक है, स्पीड अलग करनी पड़ेगी, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपने चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सेटिंग आपकी दोबारा से करने योग्य होती हैं, वही कहलाते हैं आपकी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरी वाला सेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका मेमोरी से जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी एक कम्युनिटी बॉक्स मैंने डाला हुआ था, जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सा आप अगली सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों के वोट आए हैं, लेकिन दुख की बात है कि उसमें अभी तक 100-150 वोट ही पड़ रहे हैं, ठीक है भैया। तो कम से कम सब्सक्राइबर जितने हैं उतने तो वोट डालो यार, जिससे मुझे पता चल सके कि अधिकांश लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसे वोट करने की कोशिश करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।